The topic that we are starting today is complexity, computational complexity. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करने से पहले मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. ओके, इनफैक्ट अगर मैं इसको सही से लिखूं सो दैट विल बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन. Now, what is the importance of data abstraction and why are we studying data abstraction? Let's talk about this first. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं बच्चों, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें टच करना पड़ता है. उसी में से एक एस्पेक्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. Whenever we do प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग करने के आजकल दो पॉपुलर अप्रोच हैं, या हम कहें कि प्रोग्रामिंग के अप्रोचेस क्या हैं. अप्रोच मीन्स द मेथड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. सो दो प्रोग्रामिंग अप्रोचेस होती हैं. एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेशन, प्रोसीजर ओरिएंटेड, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई डू नॉट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर और नॉट, बट अगर पहले बताया तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, नहीं तो इसको एक बार ध्यान से समझना. सो प्रोग्रामिंग की दो अप्रोचेज हैं. वन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो अप्रोच है प्रोसीजर ओरिएंटेशन, ये कन्वेंशनल अप्रोच है. ओके, ओल्ड अप्रोच है ये, और इसमें इस बात पर एम्फसाइज किया जाता है कि हमारे प्रोग्राम का एल्गोरिथम क्या है. एम्फसाइज्ड ऑन लॉजिक. ओके, अब ये लॉजिक आया कहां से? व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोग्राम ऑलवेज हैज टू थिंग्स. वन इज डेटा, अदर इंस्ट्रक्शंस. आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देखिए, ये दो ही चीजें आपको मिलेंगी. डेटा का मतलब आप वेरिएबल्स को यूज कर रहे होंगे, और इंस्ट्रक्शंस का मतलब आप उनको कमांड दे रहे होंगे, चाहे प्रिंट की कमांड दे रहे हो, या कैलकुलेट करने के लिए कमांड दे रहे हैं, या मैनिपुलेट करने के लिए कमांड दे रहे हैं. तो आप ये दो काम हमेशा कर रहे होते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स विच आर अवेलेबल इन अ प्रोग्राम. ओके, सो इफ अ प्रोग्रामिंग अप्रोच इज एम्फसाइजिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस, ऑन कमांड्स, ऑन लॉजिक्स, then such type of programming approach is called procedure orientation. Right? Here, for this particular type of programming approach, data is not important. अब ऐसा अप्रोच काम कैसे करता है? ये जो अप्रोच थी बच्चों, ये चलती थी बहुत पहले, लगभग आज से 70-80 साल पहले, 70-80 years back. तब से शुरू हुई थी, और कुछ 15-20-25 सालों से ये बंद हो गई है. अब इस अप्रोच को जनरली यूज नहीं किया जाता. तो ये अप्रोच सक्सेसफुल अप्रोच रही. बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए इस अप्रोच के थ्रू. लेकिन इसको हटाया क्यों गया, और इसके प्रॉब्लम्स क्या थी, इसको पढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो इट एम्फसाइज ऑन एल्गोरिथम, लॉजिक पर एम्फसाइज कर रही है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, डेटा इज नॉट अ मैटर. डेटा कंसिडरेशन इसमें नहीं होता है. जब हम डेटा कंसिडरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? डेटा कंसिडरेशन का मतलब हुआ कि यहां पर सारे के सारा डेटा एक ही प्रिविलेज के साथ है. प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और एक वेरिएबल है एक्स. ये जो x है, ये इस प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा इस x को यूज कर सकता है. इसके लिए कोई पर्टिकुलरली सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड नहीं की हुई है.
ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ता था पहले। क्यों नहीं पड़ता था? बिकॉज उस समय इंटरनेट जैसी चीज़ें पॉपुलर नहीं थी। तो मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में कुछ डेटा रखा है, चाहे वो किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं है तो इस डेटा के हैक होने का, साइट के हैक होने का, चोरी होने की कोई भी संभावना नहीं थी। साइट इज नॉट द राइट वर्ड, बट जो डेटा मैंने यहाँ रखा हुआ है उस डेटा का चोरी होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। बिकॉज इफ समवन वांट टू steal it, he has to physically come to my computer and he has to use a pen drive or flash drive, then only data can be stolen. But since networking things were not available, right, so data was not, data को importance नहीं दी गई क्योंकि वो चोरी नहीं किया जा सकता था, right? धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, नेटवर्क आ गया। अब नेटवर्क आने से क्या हुआ? ऑल कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड विद ईच अदर. So if this computer has some data from a remote location, data can be stolen easily. तो यहाँ पे एक आइडिया देखा गया कि भाई डेटा को अगर इम्पोर्टेंट नहीं बनाओगे, डेटा को अगर प्रिविलेज नहीं दोगे, डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, सो जितना भी डेटा है वो चोरी हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई कि भाई ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेशन है अब इसको छोड़ दिया जाए। लॉजिक्स आर इम्पोर्टेंट, वी अंडरस्टैंड दैट लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, बट डेटा इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जब ये आया कि डेटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मीन्स लॉजिक, सॉफ्टवेयर एज इंस्ट्रक्शंस आर, इस तरह के अप्रोच को कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ओके, मैं तुम्हें बहुत बेसिक से समझा रहा हूं इसको, जहां पे प्रॉब्लम है यू कैन स्पीक ऑन, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. Okay, because I'm not seeing the meeting screen, I'm on this screen, so I'm not be able to see that what text you people are sending. Okay, so if you have some query, it'll be better if you ask it. Okay, so when procedure orientation approach was going on, so that time no importance has been given to data. डेटा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, बिकॉज दैट वाज नॉट नीडेड. इंटरनेट के आने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर डेटा को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई जैसे कि इंस्ट्रक्शन को दी जाती है. अब यहाँ पे एक और चेंज हुआ जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. जैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोग लेते हैं वेरिएबल्स. ओके, वी टेक वेरिएबल्स एंड we manage variables with the instructions. नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अब तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है उस सब में हम यही कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दोनों को मिला दिया गया और इसको कहा गया ऑब्जेक्ट. यानी अब कोई भी प्रोग्रामिंग होगी वो केवल वेरिएबल्स के लिए नहीं होगी. वेरिएबल्स और इंस्ट्रक्शंस दोनों को मिलाकर के जो एंटिटी बनेगी उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और सारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी. यानी हर वेरिएबल के साथ उसके पर्पसेस, उसकी इंस्ट्रक्शंस को हमें जोड़ना पड़ेगा. तो ये एक अप्रोच तैयार की गई. ठीक है, अगर थोड़ा समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ. यू लेट मी नो कि ये कितना समझ में आ रहा है जो मैंने बोला. इफ यू नीड मोर एग्जांपल्स डू लेट मी नो. Earlier, no importance has been given to data, only instructions are important. During object-oriented programming, both have been given importance and they have been combined, and this combined entity is called object. Okay. Now, when we talk about object and object-oriented programming, there are certain rules, certain we can say characteristics of object-oriented programming. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे. उसमें से एक कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्शन का, जो हमने अभी टॉपिक शुरू किया उसके बारे में हमने जो बात की. ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, इसको समझते हैं. एब्स्ट्रैक्शन ये कहता था दैट इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज वेन एवर वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर इम्पोर्टेंट, बट वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट, नॉट टू बी we can say not to be
centered on instructions means internal coding. Just think about output. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आइडिया था जो एब्स्ट्रैक्शन कहता था. यू आर नॉट सपोज टू बी सेंटर्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस मीन्स कोडिंग जो आप लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? आउटपुट इंपॉर्टेंट है. मतलब यह क्या हुआ? मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और ये सॉफ्टवेयर कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं, इसमें एलओसी बोला जाता है बच्चों. इसमें 2K एलओसी है. लाइन ऑफ कोड जो है वो 2000 है. ठीक है. इस सॉफ्टवेयर का नाम X है. ये कोई पर्पज सॉल्व कर रहा है. किसी ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया Y नाम से और इसकी एलओसी जो है वो 5000 है. ठीक है. एलओसीज आर 5K. Now the question is, which software is better? Okay, which software is better? So everybody will say, sir, this is a better software because it has lesser number of line of codes. So since it has lesser number of line of codes, so it will run faster. Okay, it will run faster. It needs less memory, right? इसको उतनी मेमोरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. राइट. इसको मॉडिफाई करना भी आसान होगा क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं है. सो दिस इज अ बेटर सॉफ्टवेयर. राइट. सिमिलरली इसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है तो जो बेनिफिट्स यहाँ मिल रहे थे हमको वही बेनिफिट्स यहाँ नहीं मिलेंगे. सो इट्स नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर. बट व्हाट एब्स्ट्रैक्शन सेज? एब्स्ट्रैक्शन सेज सिंस बोथ द सॉफ्टवेयर्स दे आर प्रोवाइडिंग द राइट आउटपुट, सो बोथ द सॉफ्टवेयर्स आर करेक्ट. बोथ द सॉफ्टवेयर्स आर परफेक्ट. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ये किसका प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये एक फीचर है जो कहता है एब्स्ट्रैक्शन को मैं सपोर्ट करता हूँ. यानी मुझे नहीं चाहिए कि आप कितना क्या लिख रहे हैं अंदर, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपका मेरा आउटपुट सही आना चाहिए. राइट. लेकिन अगर देखा जाए जुडिशियसली इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं तो व्हाई वुड आई गो फॉर अ सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स 5000 लाइन्स? आई विल बी प्रेफरिंग द सॉफ्टवेयर विद 2000 लाइन्स. अभी हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, हम ये क्यों बोल रहे हैं इस बात को कि 2000 लाइंस वाला सॉफ्टवेयर अच्छा होगा? उसके बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए. इन एब्स्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है, इस एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को हैंडल किया गया बाद में, और जिस टॉपिक के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को हैंडल किया गया उसी को कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया. ठीक है. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया. तो हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एब्स्ट्रैक्शन के जो ड्रॉबैक हैं उनको रिड्यूस कर सकें. सो ये हमारा बेसिक आइडिया है. मैं फिर से एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, एक बार रिवाइज हो जाएगा. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी. पर्पस क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में होने वाली प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारे प्रोग्रामिंग अप्रोच से आता है ये. अभी हम लोग जो करंटली जो प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. पहले हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेशन करते थे, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेशन वाला जो है वो एम्फेसाइज करता है लॉजिक पे, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट वाला दोनों पर एम्फेसाइज करता है. सो इट एम्फेसाइज ऑन लॉजिक एंड डेटा, दोनों पर एम्फेसाइज करता है. ओके. इसके बाद मैंने बताया था कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेशन का. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, इतना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है वो. ओके. प्रोसीजर ओरिएंटेशन का आइडिया मैंने दे दिया था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का आइडिया क्या है कि ये दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. ये मैंने आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश की थी. और कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी मैंने बताया था कि पहले डेटा चोरी नहीं किया जाता था, उसके बाद डेटा चोरी किया जाने लगा था.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम वेरिएबल्स यानी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मिला देते हैं तो जो एंटिटी तैयार होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मिलाने की, तो जो हमारा डेटा है यानी जो हम जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैंग्वेज में स्टेट्स कहा जाता है और इंस्ट्रक्शंस को बिहेवियर कहा जाता है। 2 साल पहले जो आपका सिलेबस था उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, पर अभी ये टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। एक टॉपिक था क्लास इन पाइथन, तो वो हटा दिया गया है, तो ये उसी का मैटर है। ओके, इसके बाद इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी हमने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैरेक्टरिस्टिक होती है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि इंटरनली क्या है, बस हम आउटपुट से कंसर्न होते हैं कि आउटपुट सही आना चाहिए। तो इसी एब्स्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ एंड एवरीवन हैज टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने समझाया उसके बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बेस पे या एक जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत ध्यान से समझना। एक कंपनी है XYZ और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी के पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाना है। अपनी नीड के हिसाब से इसको सॉफ्टवेयर बनाना है। कुछ सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस होते हैं बच्चों, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, कोई भी यूज़ कर सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक होते हैं जो हमें अपने पर्पस के लिए बनाने हैं, तो उनको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये आया क्लाइंट इस कंपनी के पास और इसको बोला कि मुझे आप बताइए कि ये सॉफ्टवेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम इस सॉफ्टवेयर को बना देंगे और आप ले सकते हैं ये सॉफ्टवेयर हमसे। तो क्लाइंट ने कहा ठीक है, आप कितने दिन में बना देंगे इसको? ठीक है, आप कितना टाइम लेंगे इसको बनाने का और कितना अमाउंट लेंगे? तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपको बताएंगे, आप एक काम कीजिए, कल आइए, हम आपको बताते हैं कि हम इसको बनाने के लिए कितना पैसा लेंगे और कितने दिन में ये बन जाएगा। ऑलराइट, तो कंपनी ने अपने 3 बेस्ट डेवलपर्स को बुलाया। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, ABC। ध्यान से समझना बच्चों, जहां प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। और पूछा कितने दिन में बन जाएगा। कॉस्ट फैक्टर पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कंपनी का अपना एक आइडिया होता है। हम टाइम की बात कर रहे हैं कि कितने दिन में बन जाएगा। तो ए ने कहा कि सर ये सॉफ्टवेयर आप 45 डेज में मैं बना के दे सकता हूँ, मेरी टीम है मेरे पास, तो आई कैन मेक दिस सॉफ्टवेयर इन 45 डेज। बी ने कहा सर इट विल टेक अराउंड 90 डेज। सी ने कहा सो इट विल बी प्रिपेयर्ड अराउंड इन से 60 डेज। ओके, अब जब इन्होंने अपनी कंपनी में बात की, XYZ कंपनी ने अपने बंदों से बात की, तो उसके बाद फिर से क्लाइंट वापस आया। नाउ माय क्वेश्चन इज, कितने दिन XYZ ने बोला होगा क्लाइंट को कि आप सॉफ्टवेयर ले जाइए? Everyone has to answer this. So you want to buy a pen. This is an example that says that why this 90 days are important. Okay, why this 90 days time will be given. तो आप पेन लेने गए किसी भी शॉप पे और उससे पूछा भाई ये पर्टिकुलर पेन आपके पास है? उसने बोला आज तो नहीं है सर, आप कल आइए। ठीक है, तो उसने कल बुला लिया। आप फिर से ले गए, आपने कहा पेन आ गया, उसने कहा पेन नहीं आया, आप एक काम कीजिए 2 दिन में आइए, आपको पेन मिल जाएगा। आप 2 दिन बाद फिर चले गए, पेन आ गया, नहीं पेन नहीं आया, अभी आप एक काम कीजिए 3 दिन में आ जाओ, पेन आपको मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई साहब 3 दिन नहीं, आप मुझे बताओ कितने दिन में आ जाऊं मैं? आप 3 दिन कह रहे हो, मैं 10 दिन में आ जाऊं, 10 डेज में मुझको पेन मिल जाएगा? उसने बोला हाँ 10 डेज में मिल जाएगा। वैसे तो 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आप ठीक है, आप एक काम करिए 10 दिन में आइए, आपको पेन 100% मिल जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। जब आप 10 दिन कह रहे हैं तो आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? 10 दिन, पर इसमें मेरा काम हो जाएगा। ये एक जनरल बिहेवियर है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है।
मान लीजिए हम कहते हैं 45 डेज लगेंगे और किसी प्रॉब्लम की वजह से 45 डेज से ज़्यादा लग गया, मान लीजिए ये जॉब छोड़ गया ये वाला एम्प्लॉय, तो कंपनी ये तो नहीं बोलेगी कि मेरा एम्प्लॉय जॉब छोड़ गया इसलिए मैं 45 दिन में नहीं दे पाऊंगा आपको। ऑलराइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है बच्चों। जब भी हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में आप हमारा काम करके दे देंगे। तो अगर कोई भी ऑड कंडीशंस बनती हैं तो भी ये कंपनी 90 डेज में आपको आंसर 90 डेज में आपको काम करके दे सकती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसी को हम पढ़ते हैं और इसको कहा जाता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाने में कितने दिन में हमें अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।